स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, और इसके लिए आप लिखते हैं ना ये Pv इक्वल टू 1/3 mc², जो कि आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है बेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स आपके दो टाइप का होता है, एक आपका मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। पर हम इन दोनों थर्मोडायनेमिक्स का के रिजल्ट्स को जब कंपेयर करते हैं ना, चाहे वो आपके माइक्रोस्कोपिक ढंग से पढ़ा गया हो चाहे आपके माइक्रोस्कोपिक ढंग से पढ़ा गया हो बेटा ना, इन दोनों के रिजल्ट्स हमेशा सिमिलर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर दो, the result of both type of thermodynamics, the result of both type of thermodynamics is similar. थर्मोडायनेमिक्स आपका 3 लॉ पर बेस्ड है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर दो, the whole thermodynamics is based upon three generalized laws, that is first, second and third law। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। बाद में एक चौथा लॉ बनाया गया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जीरोथ लॉ कहते हैं ना। तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हम इन 3 लॉ पे करते हैं, और ये इकलौता ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें इसके अपने ओन लिमिटेशंस के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। दिस इज द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस which has not a single exception in its own limitations। बाकी तो आप देखते हैं ना कि हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलते जरूर हैं बेटा, पर इस ब्रांच में इसके अपने लिमिटेशंस के अंदर कोई भी सिंगल एक्सेप्शन भी मौजूद नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हो गया इसके बेसिक चीजों के बारे में। अब जरा हम लोग आते हैं ना टाइप्स ऑफ सिस्टम पर। नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। आपको पता है ना 3 तरह का सिस्टम होता है, एक आप कहते हैं आइसोलेटेड और इसी को कह दिया जाता है इंसुलेटेड। आइसोलेटेड और इंसुलेटेड। दूसरा आप लेते हैं क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है बेटा ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड और इंसुलेटेड, अनदर इज क्लोज सिस्टम, और लास्ट में क्या लिखते हैं ओपन सिस्टम। अब जैसे ही बात आप कह दोगे ना कि ये इंसुलेटेड, मतलब आपने इंसुलेट कर दिया किसी ऑब्जेक्ट को, तो अब जब इंसुलेशन कर दोगे ना तो उस ऑब्जेक्ट से कोई भी चीज ना तो अंदर आ सकती है ना ही बताओ बेटा वो बाहर जा सकती है ना। इसका मतलब वो सिस्टम जिसमें हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफर विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग नहीं किया जा सकता है ना, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे हम लोग आइसोलेटेड और इंसुलेटेड सिस्टम कहेंगे। इट मींस अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड और इंसुलेटेड है ना, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इसी के सामने लिख दो, लेकिन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर, there is no transfer of heat and matter in between system and surroundings, अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड और इंसुलेटेड है बेटा ना, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट लिखिए क्लोज सिस्टम।
और इसके एग्जांपल में ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल लिख लो थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा ना, बेस्ट एग्जांपल वो है आपका अर्थ। भाई अर्थ से ना कोई चीज आपकी बाहर जा सकती है और ना हमारे इस प्लेनेट पे अपने आप अंदर आ सकती है। जैसे आपको पता है ना कि अगर हमें जियो सैटेलाइट आपको मून पर भेजना होता है तो इट रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, पर अपने आप ये बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता है बेटा ना। और आप बताओ क्या आप अर्थ से क्या मून या मार्स ग्रह के ऊपर क्या अपने आप चले जाओगे? अरे एलियन को छोड़कर बाकी तो कोई नहीं आ सकता है बेटा ना, तो हम लोग एलियन तो है नहीं, इसलिए अर्थ को आप आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। अगर आप बात करते हैं ना क्लोज सिस्टम की, तो आप क्लोज सिस्टम में केवल जो है हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा। यहां पर लिख दो only heat is exchanged, only heat is exchanged in between system and surroundings, in between system and surroundings। फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए hot tea kept in metal केतली, केटल लिखा जाता है, केतली ही पढ़ते हैं बेटा। तो जैसे आपने गर्म चाय को केतली में रख दिया ना मेटल की, तो आप देखोगे चाय धीरे धीरे क्या हो जाएगी बेटा, वो हमारी ठंडी हो जाएगी। पर आप देखोगे केतली तो हमारी बंद है बेटा ना, इसलिए चाय आपकी बाहर नहीं निकलेगी। तो जब केवल हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, तब आप उसे क्या नाम देते हो? तब हम उसे क्लोज सिस्टम कहेंगे। और ओपन में तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी बोलो बेटा, ये दोनों चीजें एक्सचेंज हो जाएंगी ना। तो इस पर हीट एंड मैटर बोथ एक्सचेंज, हीट एंड मैटर बोथ एक्सचेंज्ड इन बिटवीन system and surroundings, in between system and surroundings। For example hot tea, for example hot tea is kept, hot tea is kept
हेलो, अब आ गया। हेलो बेटा, कहाँ से बेटा आपका हैंग कर गया था सिस्टम, जरा बताना कहाँ से छूट गया है, वहां से फिर से रिपीट करूं मैं। ओपन सिस्टम के बाद से ही क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, मैसेज कर देते हैं। अरे यार तो आप लोगों को मैसेज करना चाहिए था बेटा ना। ओहो, बहुत दूर तक मैं तो पढ़ा गया भाई। अरे मैसेज ही नहीं आया कोई बेटा, तो कैसे देखते हम, ये सिस्टम हैंग कर गया बेटा ना। हम तो इधर पढ़ा रहे थे पर वो ध्यान, मैसेज भी नहीं आप लोगों ने किया, तो बिल्कुल नजर ही नहीं आया। पर इधर नहीं आया बेटा मैसेज आपका। अच्छा चलो बेटा, चलो हम रिपीट करते हैं, ओके, डोंट वरी। चलो इसको दोबारा देख लो। Now types of system, भाई हमने आपको 3 तरह के सिस्टम्स बताए थे बेटा ना, एक आइसोलेटेड और इंसुलेटेड, आइसोलेटेड और इंसुलेटेड। दूसरा आपने लिया था क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और तीसरा आपने लिखा था यहाँ पे ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। इसमें हमने कहा था हीट और मैटर दोनों ही आपके एक्सचेंज नहीं होंगे विद सराउंडिंग्स। When heat and matter both are not exchanged in between system and surroundings, तो उसे आप कहते हैं आइसोलेटेड और इंसुलेटेड। जब केवल आपके हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना सराउंडिंग के साथ में, तब आप उसे कह देते हैं क्लोज सिस्टम। और जब हीट और मैटर आपके दोनों एक्सचेंज हो जाए सराउंडिंग के साथ में, तब आप उसे नाम देते हैं ओपन सिस्टम। तो यहाँ तक के ओपन सिस्टम तक के आप सबने पढ़ लिया था बेटा ना। नमन, सिया, ईसा, चलो इसके आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट लिखिए एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे अगर बात करें ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, एक्सटेंसिव तो किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो आपके एक्सटर्नल फीचर पर डिपेंड होता है बेटा। किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो उसके एक्सटर्नल फीचर मतलब आपके रंग रूप उसके साइज पर डिपेंड करेगा बेटा ना, उसको क्या कह देंगे आप, एक्सटेंसिव कहेंगे। और वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जो उसके इंटरनल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है ना, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसे हम इंटेंसिव कहेंगे।
दोनों बिल्कुल अलग है बेटा। ये बल्क ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है और ये आपके बल्क ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे गर्म चाय को अगर हम लोग कप में रख दें बेटा ना, तो आप देखोगे चाय भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी और जो चाय के वेपर्स है ना वो आपके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ओपन सिस्टम का। उसी गर्म चाय को अगर मेटल के केतली में बंद कर दो तो चाय हमारी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, पर चाय हमारा बाहर नहीं निकलेगा बेटा, ठीक है। पर अगर वही थर्मस फ्लास्क के अंदर रख दिया जाए ना, तो आप देखोगे कि चाय भी आपकी ठंडी नहीं होगी और चाय बाहर भी नहीं निकलेगी। तो ये आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की बात कर लें बेटा ना। लिखे पॉइंट लिखते चलो। लिखे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, the property of a system, the property of a system which depend upon, the property of a system which depend upon bulk of matter, bulk of matter। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे आप लिखिए मास, एनर्जी, प्रेशर, मास, एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एटसेट्रा। भाई आप देखोगे ना, जहां पर मास ज्यादा होगा वहां पर एनर्जी तो ज्यादा होगी ही बेटा ना, क्योंकि आपको पता है E=mc² होता है कि नहीं। इसका मतलब एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। कहीं पर भीड़ ज्यादा है ना तो वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जहां पर भीड़ ज्यादा होगी वहां पर वॉल्यूम से भी आपको ज्यादा चाहिए। इट मींस वॉल्यूम भी हमारे आप जो है बल्क पर डिपेंड करता है। जहां पर ज्यादा पर्सन्स होंगे वहां पर कंसंट्रेशन से भी ज्यादा हो जाएगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपने लिया है ना, तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? एक्सटेंसिव हो जाएगी। अब इस पर आ जाओ जरा, इंटेंसिव पर। यहाँ इसके बारे में लिख दो, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम the properties of a system which does not depend upon bulk of matter, does not depend upon bulk of matter, is known as intensive, is known as intensive। जैसे किसी पर्सन की जो इंटेलिजेंसी होती है बेटा ना, वो उसके साइज फैक्टर से बिल्कुल भी निकाला नहीं जा सकता है। भाई एक आपके छोटे कद का आदमी भी आपका बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है और एक बहुत लंबे और मोटे साइज का पर्सन भी क्या हो सकता है? वो इंटेलिजेंट हो सकता है बेटा ना। उल्टा ले सकते हैं, भाई दोनों आपके इडियट्स हो सकते हैं ना, और दोनों ही क्या हो सकते हैं? इंटेलिजेंट। पर वो उनके साइज से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे आप डेंसिटी लीजिए, डेंसिटी आप वाटर ले लो। आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम ये आपका पर ml होती है बेटा ना। अब चाहे एक ड्रॉप की डेंसिटी लीजिए या बकेट ऑफ वाटर की डेंसिटी लीजिए बेटा ना, ये आपकी फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसी तरह से आप नेक्स्ट लिख सकते हैं विस्कोसिटी। क्या लिख सकते हैं बेटा? विस्कोसिटी। अनदर आप लिख सकते हो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अंदर लिखा जा सकता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केमिस्ट्री में आ जाए ना तो मोल अगर कह दिया जाए तो मोल का मतलब हो गया अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारा फिक्स होता है बेटा। इसी में अगर आप लेते हैं वो मोलर इंथैल्पी, अगर आप लिख सकते हैं मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी। अगर लिया जा सकता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एटसेट्रा। इट मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी फिक्स होती है, वेरिएबल नहीं होती है बेटा ना, उसको हम क्या कह देते हैं, उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो आपकी फिक्स होती है, वेरिएशन नहीं होता है जिसमें, इट मींस वो आपका, जैसे अगर आप कहें ना मोल, तो मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा 1 ग्राम वाटर के लिए बात करते हो, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेते बेटा ना तो ये आपके 1 मोल के लिए कह दिया जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स रहती है, मास के वेरिएशन या किसी दूसरे क्वांटिटी के वेरिएशन पर ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है ना, तो उसे आप कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट टर्म लिखिए, देखिए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो आपके फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है बेटा ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन बोला जाता है। इट मींस वो फिजिकल क्वांटिटी जो आपके फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है बेटा ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। या आपका वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकती है ना, उसे भी क्या कहते हैं आप, स्टेट फंक्शन कहते हैं। पॉइंट लिख लो यहाँ पे, देखिए द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which depend upon, the physical quantity which depend upon final and initial states, final and initial states, or the physical quantity which can describe, or the physical quantity which can describe a system, which can describe a system is also known as state function। और इसके एग्जाम्पल में देखो, जैसे इंटरनल एनर्जी की बात करें बेटा ना, अगर इंटरनल एनर्जी लेते हैं आप, तो इंटरनल एनर्जी को जो डिस्क्राइब करता है ना, वो हमारा टेम्परेचर डिस्क्राइब करता है। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इट मींस टेम्परेचर हो गया इसका स्टेट फंक्शन, क्योंकि इसी क्वांटिटी के ऊपर ये पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी सिस्टम को या किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर सकती है, उसे आप स्टेट फंक्शन कहोगे बेटा। या वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे ना, उसे भी क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन कहेंगे। यहां तक के बातें समझ में आई सभी को? बोलो बेटा, ऑडियो वीडियो दोनों आ रहे हैं अच्छे से? ओके बेटा, हाँ बीच में पूछना जरूरी है, वरना हम आगे निकल गए और पिछले बार की तरह से। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी की।
इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर जितने टाइप की हिडन एनर्जीज होती है बेटा ना, कोई भी सिस्टम ले लो, जैसे मान लो हम लोग अपनी बॉडी को लेते हैं बेटा ना, तो हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारी एनर्जी क्या है बताओ, वो हिडन है कि नहीं हिडन है। जैसे आप देखो ना, हमारी बॉडी हीटअप रहती है तो आपकी कौन सी एनर्जी हो गई, वो हमारी थर्मल एनर्जी हो गई। हम लोग बातचीत करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये हमारी एनर्जी कौन सी हो गई बोलो बेटा, ये हमारी साउंड एनर्जी हो जाएगी। हम लोग मूवमेंट शो करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। मान लो हम रेस्ट पर हैं तो हमारी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अगर हम कहीं पर डांस कर रहे हैं तो ट्विस्ट कर रहे हैं तो वहां पर वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी हो जाएगी। बॉडी में जो आपका सेंसेशन आपके ब्रेन तक जाता है ना, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। पर ढेर सारी एनर्जी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी सिस्टम के अंदर कितने टाइप की एनर्जी आपकी हिडन है बेटा ना, तो एक्चुअल मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हो। पर ये कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जितने टाइप की पॉसिबल एनर्जीज होती है ना, उन सबको जब हम लोग सम अप करते हैं, उन सबको जब जोड़ देते हैं, तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरनल एनर्जी। पर इसको हम फिजिक्स के हिसाब से अगर डिफाइन करें ना, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो जैसे अगर हम बात करें ना टोटल एनर्जी, तो दो एनर्जी हमने पढ़ रखा है बेटा ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस इसमें जोड़ दो इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी को अगर हम इंटरनल एनर्जी के बराबर करना चाहते हैं बेटा ना, तो ये दोनों एनर्जी को आपको जीरो करना होगा। अगर हम टोटल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के बराबर करना चाहते हैं बेटा ना, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो कर दो। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो किया जा सकता है ना, अगर बॉडी को रेस्ट पर ले लो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बोलो बेटा, वो जीरो हो जाएगी ना। देन हाउ वी कैन मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे जीरो किया जाए, अपने अपने व्यू दीजिए। How the potential energy of a body becomes zero? खुशबू, ईसा, सिया, कुसुम, अनिकेत, काजल, आयुष, नमन, अनस, फटाफट अपने व्यू डालो बेटा। आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो बेटा, हाँ इफ ऑब्जेक्ट, चलो पोटेंशियल एनर्जी जीरो करिए। लाइंग ऑन अ ग्राउंड एंड इट्स हाइट इज जीरो। तो बात तो वही हो गई बेटा ना, बॉडी रेस्ट पर हो गई तो तब तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। मास बिकम्स जीरो, पर मास कैसे जीरो कर देंगे? हाइट और मास अगर जीरो हो जाए तब तो यार कोई ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं वहां पर ना। मास जीरो हो गया तब हम लोग एनर्जी काहे के लिए पता करेंगे। अच्छा चलो तुम्हें और आसान कर दे रहे हैं भाई। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हो ना, तो आप लिखते हैं mgh। आपको पता जी क्या है हमारा यहाँ पे, ये तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है बेटा ना।
अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड को जीरो कर दिया जाए तो देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कि नहीं। दूसरा आप और देख लो, अगर आप इन्हीं दो चार्जेस के बीच में ऐसे निकालते पोटेंशियल एनर्जी, तब बताओ क्या निकालते हैं, बोलो बेटा। भाई ये चार्जेस है ना, तो ये एक्सटर्नल फील्ड आप जहां भी रहेंगे तो वहां पर फील्ड जनरेट करेंगे कि नहीं जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई बॉडी जब आपकी रेस्ट पर होती है तो वहां पर आपको पता ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करता है बेटा ना। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हटा दिया जाए, इसको जीरो कर दिया जाए, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, जीरो नहीं हो जाएंगी। तो बस अब यहाँ पर आप डिफाइन कर दो कि टोटल एनर्जी को आप इंटरनल एनर्जी के बराबर तब कर सकते हो जब आपकी बॉडी रेस्ट पर हो और उस बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना किया गया हो। लिख लो एक लाइन बेटा यहाँ पे, लिखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम becomes zero, sorry, internal energy of a system becomes equal to total energy, becomes equal to total energy when body is kept at rest, when body is kept at rest and no external field is applied on it, and no external field is applied on it. ये तो हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में हो गया बेटा ना, आप अपने केमिस्ट्री के हिसाब से भी लिख दो। लिखिए it is sum of all kinds of, it is sum of all kinds of possible energies which are present in a system is known as internal energy, Next point, the actual measurement of internal energy, the actual measurement of internal energy is not possible, but we can measure change. Next one लिखिए internal energy is denoted by E और U। भाई जनरली हम इसको यूज करेंगे बेटा, पर आपके केमिस्ट्री में E से भी डिनोट किया गया है, फिजिक्स में U से डिनोट करते हैं, तो हम लोग U को यूज करेंगे डिनोटेड बाय U। तो जैसे आप लिखते हो ना डेल्टा U, तब ये हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थे बेटा,
इसके बाद हम लोग आते हैं लॉज पर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप सबने इस लॉ के बारे में पढ़ रखा है बेटा ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही बताओ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। केवल आप एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म के एनर्जी में क्या कर सकते हैं हम लोग, वो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, that is energy neither be created nor be destroyed. It only can be transformed from one form to another. लिखते चलिए बेटा, लिखिए it is based upon principle of conservation of energy. It is based upon principle of conservation of energy, that is energy neither be created nor be destroyed. That is energy neither be created nor be destroyed. It only can be transformed. From one form to another. Next part लिखिए, there is no perpetual machine which can work without consumption of energy. There is no perpetual motion machine, लिख दो, there is no perpetual motion machine which can work without consumption of energy. Without consumption of energy. परपेचुअल का मतलब हो गया मैन मेड मशीन। हमारे पास ऐसी कोई भी मैन मेड मशीन नहीं है बेटा ना, कि जो कि बिना एनर्जी कंजप्शन के क्या कर सके, वर्क कर सके। तो ये हमारे फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट आप डाल दो यहाँ पर, लिखिए मैथमेटिकल derivation of first law. Mathematical derivation of first law. आप यहाँ पर let an ideal gas is enclosed in a cylinder fitted with piston. जैसे देखो यहाँ पे ये कोई आपने सिलेंडर लिया बेटा, जिसमें ये कोई आप मान लो ये कोई गैस थी ना, ये यहाँ पर देखो ये हमने लगा दिया इसके अंदर पिस्टन, क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन के मदद से हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इस पिस्टन के मदद से एक्सटर्नल प्रेशर क्या किया जा सकता है, गैस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है।
मान लो इसके अंदर ये गैस आपकी फिल्ड थी और यहाँ पर जो वॉल्यूम इसका था कितना था हमारा V1 था बेटा ना। अब इस गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी होगी, मान लीजिए इंटरनल एनर्जी इसकी कितनी थी U1 था यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इस गैस को हमने एक्सपेंड किया। क्या किया बेटा, यहाँ पर देखो इस गैस को हमने एक्सपेंड किया। अब ये पिस्टन मान लीजिए आपका यहाँ पर आ गया ना ये, अब ये पिस्टन हमारा थोड़ा ऊपर चला गया और ये अब आपकी गैस एक्सपेंड हो गई। अब आप देखो ना कि V1 से वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पर V2 हुआ। जब गैस आपकी एक्सपेंड होगी ना तो इंटरनल एनर्जी आपकी बदल जाएगी बेटा। अब मान लो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई U2 हो गई। क्या हो गई बेटा, U2 हो जाएगी। जब गैस आपके एक्सपेंड हुई ना तो यहां से मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब किया बेटा ना। अब आप क्या करते हैं, जब फाइनल इंटरनल एनर्जी आप निकालोगे, अच्छा देखो यहाँ पे आप अगर इन दोनों के लेवल कंपेयर कराओ ना तो आप देखो V1 से जब आपका वॉल्यूम V2 होता है ना, इसका मतलब जब आपका पिस्टन इस जगह पर पहुंचा तो चेंज इन वॉल्यूम अगर निकाला जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका डेल्टा V के बराबर होगा कि नहीं बोलो बेटा। तो आप यहाँ लिखते हैं ना कि फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 इक्वल टू आप लिखोगे U1 प्लस Q। अब जब आपकी गैस एक्सपेंड हुई बेटा ना तो गैस जो है गैस ने कुछ वर्क भी किया होगा कि नहीं किया होगा यहाँ पे। अब आपने पढ़ा है ना दो तरह के वर्क डन होते हैं, एक बार जब गैस को आप कंप्रेस करते हो और एक बार गैस जब आपकी एक्सपेंड करती है बेटा। फिजिक्स में जब गैस आपके एक्सपेंड होती है ना तो बाय द सिस्टम जब वर्क होता है तब आप पॉजिटिव लेते हैं और जब आप गैस को कंप्रेस करते हो ना तब वहां पर वर्क डन को नेगेटिव लिया जाता है। पर हमारे केमिस्ट्री में ये साइन कन्वेंशन बिल्कुल उल्टा है बेटा। जब गैस के द्वारा वर्क होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तब आप नेगेटिव लेते हो और ऑन द सिस्टम जब वर्क होता है तब हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये ऐसा किया जाता है जैसे गैस को जब आप कंप्रेस करते हो ना तो यहाँ पर सराउंडिंग की जो इंटरनल एनर्जी है वो खर्च होती है, जबकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो हमारी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर हम इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में लेकर के चले बेटा ना तो जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तब आप उसको क्या कह देते हैं, तब आपका पॉजिटिव वर्क डन होता है। और जब आपका गैस एक्सपेंड करेगा ना तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सपेंशन जो हो रहा है गैस का, इसके इंटरनल एनर्जी के कंजप्शन पर होगा। तो जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होने लगे तब वर्क डन हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने वर्क डन लिया नेगेटिव, ये हो गया माइनस W के बराबर। अब आप इसको जरा इधर खींच लो बेटा। नाउ U2 माइनस U1 इक्वल टू आप लिखते हैं Q माइनस क्या W लिखा जा सकता है बेटा ना। इसी को आप लिख देते हैं डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस क्या, ये W कर देंगे Q माइनस W। और अगर बाय द सिस्टम करते हैं ना तो यार आप दोनों ले लो, ये माइनस प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस प्लस आइदर ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम ले लीजिए। तो जब आप यहाँ पर फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन करते हो ना तो ये जो आपका होता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस माइनस W के बराबर लिया जाता है। ये आपके बड़े चेंज के लिए कंसीडर करते हैं। मान लो अगर छोटा चेंज लेते हैं ना, लिखे फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज आप यहाँ पर डी साइन यूज कर लो। क्या यूज कर लो बेटा, डी साइन। तो अब ये बराबर हो जाएगा du इक्वल टू dq और प्लस माइनस dw। और इसी फॉर्मूले को हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे आगे, du इक्वल टू dq प्लस माइनस dw।
यहाँ पर जो DW लिखते हो ना, DW ये हमारा है प्रेशर वर्क, और ये डिनोट किया जाता है DW इक्वल टू ये आपका माइनस ई एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, माइनस ई एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। माइनस साइन का मतलब है प्रेशर के अगेंस्ट जो है सिस्टम आपका वर्क कर रहा है बेटा ना, तो DW इक्वल टू आप लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीबी। एक्सटर्नल प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पर डेल्टा टर्म आप यूज नहीं करोगे। तो जब आपको प्रेशर वर्क डन निकालना हो तो पी एक्सटर्नल इंटू डीबी कर दिया जाता है बेटा। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ हमारा पूरा होता है यहाँ पर। आज तो 15 से 20 मिनट आपका दूसरी चीजों में निकल गया। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बोलो बेटा। यहां तक जो कुछ पढ़ाया गया आपको समझ में आया अच्छे से? तो इसके एप्लीकेशंस हम लोग कल के लेक्चर में रखते हैं, ठीक है बेटा। अब आप लोग जो है सेशन लीव, अच्छा आपको जो असाइनमेंट भेजा था हमने कल जो असाइनमेंट्स गैसियस स्टेट का दिया था बेटा, उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए? जो डाउट्स आए हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम सेशन रखेंगे ना शाम को, तो शाम को आपको लिंक हम भेज देंगे कितने बजे से डाउट सेशन लेंगे ना, वही आप मान के चलो 5 बजे के बाद ही रखेंगे बेटा ना। तो आप लोग उस टाइम जुड़ जाइएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। ओके बेटा, अच्छे क्वेश्चंस हमने आपको भेजे थे, हमें पूरी उम्मीद है काफी क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए होंगे। ईसा बेटा सारे क्वेश्चंस हो गए या कुछ आपके रह गए? चलो तो फिर आपको शाम को ना 5 बजे के बाद फिर आपके हम डाउट सेशन लगाते हैं, फिर उसमें अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसी टाइम आप बोलते चलना, हम समझाते चलेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।